हेलो एवरीवन, दिस इज एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ सीरीज के अंतर्गत मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन का सेक्शन होगा वह होगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत जो स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, यानी कि इसकी जो मुख्य रूप से क्या क्या प्रोविजंस हैं उसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं तथा इस एक्ट को कितने पार्ट के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो आइए अब हम लोग इस डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यह जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूनियन का क्या अर्थ होता है। तो यूनियन का मतलब हुआ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स, और यह जो वर्कर्स हैं उनका संबंध यदि ट्रेड यानी कि व्यापार से रिलेटेड हो तो इसे ही ट्रेड यूनियन कहते हैं। यह जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, इसे 25 मार्च 1926 यानी कि 25 मार्च 1926 ईस्वी को इस अधिनियम को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, और यह जो लागू हुआ वह संपूर्ण देश भर में 1 जून 1927 ईस्वी से इसे संपूर्ण देश भर में लागू किया गया। जो यह अधिनियम है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को, इसमें टोटल यदि सेक्शन की बात करें तो देखिए इसमें टोटल 33 सेक्शन है, और पार्ट की यदि बात करें यानी कि इस जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है इसमें यदि भाग की बात करें तो टोटल 5 भाग हैं, यानी कि टोटल 5 पार्ट्स में से विभाजित किया गया है, तथा यानी कि जो पूरे सेक्शन है उसे 33 सेक्शन में और 5 पार्ट में इस एक्ट को विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि देखिए भारत के कुछ क्षेत्रों में इस एक्ट को समय समय पर लागू किया गया, यानी कि गोवा, दमन एवं दीव में इसे 1962 ईस्वी में लागू किया गया, पांडिचेरी में इसे 1963 ईस्वी में लागू किया गया, लक्षद्वीप में इसे 1965 ईस्वी में लागू किया गया, तथा जम्मू कश्मीर में सबसे अंत में 1970 ईस्वी में यानी कि 1970 ईस्वी में इसे सबसे अंत में जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है। अब हम लोग यदि ट्रेड डिस्प्यूट की बात करें तो देखिए ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब होता है इस अधिनियम यानी कि जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1926 है, इस अधिनियम में ट्रेड डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया है। तो इस अधिनियम के अनुसार एनी डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स यानी कि प्रबंधक और कारीगरों का समूह, तथा बिटवीन वर्कर्स यानी कि अनेक कारीगर तथा कोई वर्कर्स, छोटे वर्कर्स का एक समूह, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट के बीच यदि किसी भी प्रकार के झगड़े होंगे तो उसे ट्रेड डिस्प्यूट के अंतर्गत रखा जाएगा। और इस अधिनियम में सेक्शन 2G के अंतर्गत ट्रेड डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया है, यानी कि सपोज एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1926 ईस्वी के किस सेक्शन के अंतर्गत ट्रेड डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 2G के अंतर्गत ट्रेड डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया है। अब हम लोग ट्रेड डिस्प्यूट को समझने के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या है। तो देखिए 1926 ईस्वी के एक्ट का सेक्शन 2H के अंतर्गत ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सपोज यदि प्रश्न आते हैं कि 1926 ईस्वी के ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के किस सेक्शन में ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 2H। अब हम लोग यदि रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए किसी भी ट्रेड यूनियन का तभी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है जब किसी भी समूह या किसी भी औद्योगिक इकाई के 7 और मोर वर्कर्स, सॉरी यहाँ यूनियन नहीं यहाँ वर्कर्स होगा, 7 और मोर वर्कर्स यानी कि कम से कम 7 और अधिक से अधिक कितने भी वर्कर्स हों, तो कम से कम 7 वर्कर्स यदि अप्लाई करते हैं ट्रेड यूनियन के लिए तो ही ट्रेड यूनियन की मान्यता उन्हें प्रदान की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, वह जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि नो ट्रेड यूनियंस शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस एटलीस्ट 10% और 100 ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज लेस इंगेज और एम्प्लॉयड, यानी कि किसी भी औद्योगिक इकाई में यदि 100 वर्कर से कम कारीगर यदि वहाँ काम कर रहे हैं उस औद्योगिक इकाई में, तो उस औद्योगिक इकाई के लिए ट्रेड यूनियन की व्यवस्था नहीं की गई, यानी कि उस औद्योगिक इकाई के जो मेंबर्स हैं, वर्कमैन हैं, वे ट्रेड यूनियन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो एक पार्ट है वह यह है कि ट्रेड यूनियन के अंतर्गत यदि किसी
ट्रेड यूनियन का, सपोज करते हैं कि एबीसी नाम का एक ट्रेड यूनियन है, लेकिन यह किसी एक निश्चित सर्टेन पीरियड के बाद यह सोचता है कि नहीं, मैं अपने इस ट्रेड यूनियन का नाम बदलकर DEF कर लेता हूं, तो इसे करने के लिए उसे कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी। एबीसी नाम का ट्रेड यूनियन को DEF में अपने नाम को कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी नाम को चेंज करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट यदि इसको देखें तो देखिए, यह जो अधिनियम है इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसे कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत रजिस्ट्रार का प्रबंधन किया गया है, यानी कि रजिस्ट्रार की व्यवस्था की गई है सेक्शन 3 के अंतर्गत। लेकिन रजिस्ट्रार से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। सर्वोच्च न्यायालय ने ONGC वर्कर्स एसोसिएटेड केस में यह डिसीजन दिया है कि जो रजिस्ट्रार का जो पोस्ट है वह क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है, यानी कि इसे अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत रजिस्ट्रार का प्रबंधन व्यवस्था किया गया है। सेक्शन यदि 4 की बात करें तो सेक्शन 4 के अंतर्गत मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि किस प्रकार से ट्रेड यूनियन के लिए एक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण किया जाएगा, उसकी पूरी प्रोसेस का वर्णन किया गया है सेक्शन 4 के अंतर्गत। यदि सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 में व्यवस्था किया गया है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, यानी कि उनकी जो आवेदन की प्रोसेस होगा उसका वर्णन किया गया है सेक्शन 5 के अंतर्गत। रूल्स रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन, इसका व्यवस्था किया गया है सेक्शन 6 के अंतर्गत। और रजिस्ट्रार की पावर, यानी कि यह जो रजिस्ट्रार है जिसका वर्णन सेक्शन 3 में किया गया है, उसकी क्या क्या शक्तियां होगी, रजिस्ट्रार का पावर का वर्णन किया गया है सेक्शन 7 के अंतर्गत। इसी प्रकार से सेक्शन 8 की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, सेक्शन 8 में व्यवस्था किया गया है ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, यानी कि सेक्शन 8, यानी कि सपोज यदि प्रश्न आते हैं कि किस सेक्शन के अंतर्गत ट्रेड यूनियन की जो पूरी प्रक्रिया उसे समाप्ति की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 8 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि सपोज कोई ट्रेड यूनियन बन गया है और उसे यदि रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना हो, तो उस ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने का वर्णन जो किया गया है वह सेक्शन 10 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने की व्यवस्था की गई है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1926 के सेक्शन 10 के अंतर्गत। अब हम लोग यदि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं तो देखिए, जो 1926 ईस्वी का एक्ट था उसके अंतर्गत जो कैंसिलेशन की प्रोसेस है उसमें टोटल 5 बेस माने गए हैं, यानी कि 5 आधार ऐसे हैं जिन जिन आधारों पर ट्रेड यूनियन की जो सदस्यता है या उनके जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को निलंबित किया जा सकता है। तो इनमें जो पहला आधार है वह है ट्रेड यूनियन अप्लाई। यदि कोई ट्रेड यूनियन अप्लाई करता है अपने रजिस्ट्रेशन को निलंबित करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा प्रोसेस है वह है ट्रेड यूनियन नो एग्जिस्ट। यदि सपोज करते हैं कि एबीसी नाम का कोई ट्रेड यूनियन बना और एक निश्चित सर्टेन पीरियड के बाद यह समाप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी इस ट्रेड यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आधार है वह है वायलेशन ऑफ एनी रूल्स, यानी कि सपोज जो एबीसी नाम का एक ट्रेड यूनियन था वह किसी भी ऐसी प्रकार की प्रोसेस को वायलेशन करती है जिसके आधार पर कैंसिल किया जा सकता है इसकी रजिस्ट्रेशन को, तो ऐसी स्थिति में भी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वह है कि यदि 7 मेंबर्स नॉट एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी ट्रेड यूनियन में कम से कम 7 सदस्य भी नहीं रह पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ट्रेड यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सपोज यदि एबीसी नाम का जो ट्रेड यूनियन था इसकी रजिस्ट्रेशन को समाप्त कर दिया गया, तो रजिस्ट्रेशन को समाप्त करने का जो प्रोसेस होगा वह रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। और यह जो रजिस्ट्रार है वह एबीसी की सदस्यता को समाप्त कर दिया, तो जो एबीसी ट्रेड यूनियंस के जो मेंबर हैं वह विदिन 60 डेज यानी कि 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के डिसीजन को इधर लेबर कोर्ट या तो लेबर कोर्ट में या हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के डिसीजन को चुनौती दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 14 की। तो देखिए, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1926 के सेक्शन 14 में एक महत्वपूर्ण
प्रोविजंस किए गए हैं। तो यदि सेक्शन 14 की बात करें तो इस प्रोविजंस में ऐसे अधिनियम हैं, यानी कि ऐसे अधिनियम जो श्रमिक संघ पर लागू नहीं होते हैं, यानी कि भारत सरकार के ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होते हैं, उसका वर्णन किया गया है सेक्शन 40 में। तो ऐसे 3 प्रोविजंस हैं जो कि ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होते हैं, जिनमें पहला प्रोविजंस है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, दूसरा प्रोविजंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और जो तीसरा प्रोविजंस है वह है कंपनी एक्ट 1956। यानी कि ये जो 3 एक्ट हैं भारत सरकार के, वह ट्रेड यूनियन पर किसी भी स्थिति में लागू नहीं होते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज हम लोग ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1926 को डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।